नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मतलब कि अनंत रेखीय आवेशीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यह भी गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ तक बात बहुत नॉर्मल है। अब मान लो अपने पास, पहले देखते हैं वायर कैसा है। भाई वायर वो कह रहा है कि लाइन चार्ज, तो इस तरह से एक वायर ले लिया हमने, ये अपने पास एक वायर है। ठीक है, इस वायर पे पड़ा हुआ है चार्ज। याद रखना, चार्ज लीनियरली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि जो आवेश इस पे पड़ा हुआ है वह समान रूप से इस पर रखा हुआ है या फैला हुआ है। इस तरह से एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। अब पहली बात यह है कि इनफाइनाइट वायर तुमने देखा है क्या? यहां से डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है इनफाइनाइट लाइन का वायर है, तो हमने इसको इनफाइनाइट कर दिया। ये लो इनफाइनाइट, और इस पे पड़ा हुआ है चार्ज, इनफाइनाइटली चार्ज। तो पहली बात दिमाग में आनी चाहिए कि इनफाइनाइट लाइन का वायर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर तुमने देखा है क्या? और इनफाइनाइट अगर उसकी लेंथ है तो तुम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल रहे हो? ठीक है, तो बात ये कि इसको इनफाइनाइट मानने का रीजन क्या है। ठीक है, वो अपन को पहले डिस्कस करना जरूरी है कि इनफाइनाइट क्यों मान रहे हो। एक नॉर्मल वायर ले लो ना, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ना किसी पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट याद रखो कि जो अगर मैं को जिस पॉइंट पे, मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो ये वाला पॉइंट है जो P पॉइंट है, जो इस वायर से R डिस्टेंस पर है, इस वायर से R डिस्टेंस पर है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप याद रखो कि भाई इस वायर पे, अगर मान लो मैं बात करता हूं इस वायर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो भाई जो चार्ज पड़ा हुआ है वो आपस में एक दूसरे के लिए कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ। लेकिन जैसे ही तुम टिप पे जाते हो, ऑन टिप, यहाँ या यहाँ, ये दोनों ही, इन पे अगर जो चार्ज पड़ा हो, अगर इन पे अगर आपने चार्ज दे लिया, तो वो चार्ज इस वाली शेप पे, जैसे सर्कल शेप होती है, उस पे जो पड़ा चार्ज है उसकी और इनकी सिमेट्री अलग अलग हो जाती है। तो तुम क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि इस वाली जो सिमेट्री है, जैसे राउंड शेप में अपना ये वाला, इससे तुम चाहते हो कि यह बहुत दूरी पर हो और ये वाली टिप भी बहुत दूरी पर हो। आप इन दोनों टिप को, इसको बहुत दूर रखना चाहते हो, ताकि जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो उस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर उसको कैलकुलेट करना टिपिकल ना हो जाए, क्योंकि बाकी पूरे के पूरे वायर पे जो चार्ज पड़ा है वो एक दूसरे के क्या है? सिमेट्रिक है। इसीलिए ये जो वायर है उसको नाम दे दिया गया इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ताकि टिप पे पड़े हुए चार्ज इस P पॉइंट पे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, क्योंकि उसकी वैल्यू बाकी पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू से अलग होने वाली है। उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? इसलिए पूरा गेम सिमेट्री का चलता है, सममिति का। ठीक है, एक बात तो ध्यान रखना कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ वायर माना क्यों गया है। ठीक है, अब मान लो तुमको इस P पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। इस P पॉइंट पर, क्योंकि यहां से अगर मैं देखूं, यहां देखूं, इस पॉइंट पर कहीं भी निकलवा सकता है वो, मतलब कि पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी। तो हमने एक पॉइंट मान के चले P पॉइंट, जो कि इस वायर से R डिस्टेंस पर। ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? आप खुद देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। आप पहले एक बार नजर देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से निकल के ये भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, अपने चारों तरफ ये भी 3D है, ये वायर भी ऐसे है, और इस पे चार्ज पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इस P पॉइंट पर निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सिमिलर हो। तो अब हमको ऐसी गॉसियन सरफेस चाहिए जिस पर हमें क्या मिले? इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सिमिलर मिले, सेम मिले। तो हमने कैसी गॉसियन सरफेस सर्च की कि जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो अब आप सोचो, मान लो ये आपका वायर है, मैं इस वायर को इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर रखता हूं, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर रखता हूं।
ठीक है, ये वायर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। अब बताओ कि हर चार्ज की जो डिस्टेंस होगी इसकी हर एक पोजीशन से, किसकी, इस सरफेस की, वो सिमिलर होगी कि नहीं होगी। आप देखो हर एक पॉइंट ऐसे बिहेव करे जैसे कि इससे r डिस्टेंस पर हो, इसकी जो सरफेस है r डिस्टेंस पर आएगी नहीं। अगर मैं इसको लूं और इसको इसके सेंटर पर रख दूं, इसके सेंटर पे, तो हर एक जो इसकी सरफेस होगी, सरफेस का छोटा छोटा पार्ट भी, वो इससे सेम डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा। वो सेम डिस्टेंस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी सरफेस सोचनी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज ना हो, वेरी ना करे, यही सबसे मेन बात है। तो गॉसियन सरफेस हम मानते हैं काल्पनिक, जो कि इमेजिनरी होती है। तो ये अपने पास गॉसियन सरफेस, ये आपका इनफाइनाइट लेंथ वायर, मैंने इसको सेंटर पे रख दिया। अब हर एक पॉइंट इससे r रेडियस पर हो गया, और r रेडियस पर होते ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब अब जो तुम इस पॉइंट पर जो मानने वाले हो, वो तुम मानने वाले हो गॉसियन सरफेस कैसी, सिलेंड्रिकल। क्या बताई थी, क्या सिखाया था, सिखाया था मैंने कि शुड बी कंटिन्यूअस, कभी भी डिस्क्रीट फॉर्म में मत बनाना। डिस्क्रीट फॉर्म में बनाओगे 100% गलत है, 100%, ठीक है, 100% गलत। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है वैसे डॉटेड बनाते हैं, डॉटेड नहीं चलेगी, नंबर कटेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। आपको पूरी यूनिफॉर्मली, मतलब कि ऐसे बनाइए कंटिन्यूअस। तो ये जो मैंने बनाई है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गई गॉसियन सरफेस। ये मेरे पास गॉसियन सरफेस में ये वाला, ये गॉसियन सरफेस जो मैंने ग्रीन से लिखा है। ये मेरे पास वायर है, इस वायर पर चार्ज पड़ा हुआ है। ये बात हमारी हो ही गई है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ इसकी इनफाइनाइट ही मानी है। इनफाइनाइट क्यों मानी है, उसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों होगी, उसका रीजन आपके पास है, ठीक। इस पी पॉइंट पर हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई जो इस पे टोटल चार्ज गिवन है, इस वायर पे जो टोटल चार्ज गिवन है ऑन दैट वायर, वो हमें गिवन है Q। मैं मेंशन करता हूं यहाँ पे, टोटल चार्ज मेंशन है, गिवन है Q, ठीक है। और जो आपने क्या मानी है, गॉसियन सरफेस, उस गॉसियन सरफेस की जो आपने लेंथ मानी है, वो लेंथ मानी है आपने n, स्मॉल n। गॉसियन सरफेस जो आपने मानी है वो है स्मॉल n। अब आप गॉसियन सरफेस कितनी बड़ी मान लो, कितनी छोटी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके फॉर्मूले पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यही खासियत है अपने किसकी, गॉसियन सरफेस की। कि जो भी आपने सरफेस मानी है, अगर मैं इसको इससे छोटा भी मानता तब भी मैं उसकी लेंथ एल ही मानता, तो मेरे फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको और भी बड़ा मानता तब भी मैं उसकी लेंथ एल ही मानता, मेरे फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ईच एंड एवरी पॉइंट, इट्स अ 3D, ईच एंड एवरी पॉइंट जो डिस्टेंस आने वाली है वो क्या आने वाली है, सिमिलर। और सिमिलर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, जैसे कि कांस्टेंट, इसका मतलब कि वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हो जाएगा तो अपन को रीडिंग उसकी वैल्यू निकालने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को सिमेट्रिक मिल गई, तो दैट्स आर। अच्छा, अब अपने लिए जो गॉसियन सरफेस के लिए बात होती है, जो गॉसियन सरफेस के लिए बात होती है, उसमें अपन को सिमेट्री का ध्यान रखना है। मैंने आपको बात बताई कि टोटल चार्ज इस वायर पे जो पड़ा हुआ है वो है Q, और जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये ध्यान रखना, ये सब चीज काम में आएंगी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है लैम्बडा। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्बडा। रेखीय आवेश घनत्व है लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, ठीक है। टोटल चार्ज है Q, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। ये दोनों ही चीज मेरे काम आएंगी। ये हमारे पास एक तरह से रॉ मटेरियल है जो हमें बाद में काम आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करता हूं मैं, गॉस लॉ के गॉस एप्लीकेशन में जो हम जनरल फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अपना फॉर्मूला यही तो है, फाई क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही तो फॉर्मूला यूज में आ रहा है, बताओ नहीं आ रहा है क्या, यही फॉर्मूला आएगा गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, यही फॉर्मूला E.ds
फ्लक्स की क्या डेफिनेशन से, ये सिग्मा के ऊपर एप्सिलॉन नॉट जो हमने गॉस लॉ का प्रूफ किया था उससे, ठीक है। ई डॉट ds फ्लक्स की डेफिनेशन से और सिग्मा के ऊपर एप्सिलॉन नॉट जो हमने प्रूफ किया था गॉस लॉ का प्रूफ उससे, इन दोनों की हेल्प से अपन क्या निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो चीज है वो है सरफेस। यहाँ ध्यान दो मैं क्या पॉइंट पा रहा हूं, आपको फोकस करनी पड़ेगी बातें। यहां मैं कह रहा हूं यह है ds, ds का होता है सरफेस। अरे तुम्हारे पास डिवाइस तो वॉल्यूम वाली है, तुम्हारे पास डिवाइस तो वॉल्यूम वाली है, लेकिन गेम खेलना है पूरा सरफेस का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होती है, वही हमारे पास क्या बन जाती है फ्लक्स, यही तो बात होती है। तो गेम खेलना है एरिया की फॉर्म में, डिवाइस जो है वॉल्यूमेट्रिक है। तो अब अपन क्या करें, अपन ये देखें कि इसमें इसका टोटल एरिया क्या है, तभी तो मैं यहाँ पे ds यूज में ले पाऊंगा। तो टोटल एरिया क्या है वो यूज में आएगा, तो हमें ds एरिया चाहिए। तो भाई तुमने 9th 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा कि अगर मैं इसकी टोटल एरिया की बात करता हूँ, इस सिलेंडर की टोटल एरिया की बात करता हूँ, तो टोटल एरिया में अपन पास क्या क्या आता है भाई, ये r है, डेफिनेटली ये भी क्या होगी r ही होगी, अलग तो हो ही नहीं सकती, यही तो बात है। ये भी r है तो ये भी क्या होगी r होगी, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या है सिलेंडर है, सिलेंडर की r। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको टॉप से देखूं, तो इसको अगर मैं इसको टॉप से देखूं तो ये वाला जो सर्कल है जी, ये बनेगा, एक कौन सा बनेगा, एक ये बनेगा नीचे वाला, और ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो कितने एरिया में तोड़ दो, 3 एरिया में तोड़ दो। फर्स्ट एरिया दिस वन, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, सेकंड वाला एक ये एरिया और एक ये वाला। अगर मैं इस एरिया को ऐड कर लूं तो टोटल इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि हम गेम इस पे खेलना है एरिया पे, सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एक सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस, जैसे इन तीनों को ऐड करूंगा तो पूरा क्या बन जाएगा सिलेंडर, ठीक है। तो अब अपने पास पहला ये, तो इसका एरिया अपन को पता ही होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया भी अगर बात करूं तो पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो होता है ये वाला, ये सर्कल की फॉर्म इस तरह से, ये सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, इसका क्या होता है याद रखना कोई काम आएगा, ये होता है 2 पाई आर। हमने जो पढ़ा था वो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, एच मतलब हाइट, लेकिन यहां पर हाइट कितनी एल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई आर। तो इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एल, ये याद रखना। पाई आर स्क्वायर, ये वाला सेंटर का जो पार्ट है वो 2 पाई आर एल, और ये नीचे वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया में आ गई पूरी डिवाइस। अब बस कुछ नहीं बचा, अब बस ये फॉर्मूला लगाना है और अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। याद रहेगी बात कैसे करना, ठीक है। अब अपन आते हैं इस फॉर्मूले को यूज में लेने के लिए। ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर मान लो मैं इस वाले एरिया की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, दिस एरिया अपर की, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस सरफेस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होगा इस सरफेस का परपेंडिकुलर, यही तो आएगा। तो अगर सरफेस ऐसे है तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। तो अगर मैं यहां पर छोटा सा ds ले लूं, ठीक है, एक स्मॉल ds, तो इस स्मॉल ds की डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है, तो स्मॉल ds तो गया ऊपर, इट्स अ वेक्टर, और चार्ज देखो कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखे ना अपन ने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आने वाला है ऐसे। चाहे आप यहां की बात कर लो तो यहां पे ds ले लो, यहां भी ds ऊपर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में कितना बनेगा 90। तो ds, इस कर्वेचर का ds ऊपर, इसका एरिया का जो वेक्टर आएगा ds ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E, और E और ds के बीच में एंगल कितना बन गया 90। कितना एंगल बन गया 90। तो हमने इसको नाम दे दिया, इस छोटे से पार्ट को आप नाम दे दो S1, ds दे दिया हमने, इसको बोल दिया S1, ठीक है। अब यहां पर आओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है ऐसे, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और इस पे भी क्या मान लो एक ds, या ds जैसे माना है वैसे मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं ds। अब इसकी अगर बात करूंगा मैं तो ds कहां होगा ऐसे, जिस भी पॉइंट पर इसको मानोगे, मान लो अपन यही माना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये, तो ds अगर मैं केवल इस पॉइंट की बात करूं तो ds यहीं पर आएगा। तो E और ds
इन दोनों की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, सिमिलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds इन दोनों की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, सिमिलर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 0। अब यहाँ पर आप इस नीचे वाले पार्ट की वजह से, इस नीचे वाले पार्ट की वजह से, तो इसकी वजह से ds, अगर मैं ds यहाँ पे लूं तो ds नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, तो ds का आएगा नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, ये याद रखना, ds का आएगा नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे। तो यहाँ पर भी E और ds के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। ये ds ऐसे और E इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ds यहाँ पर, एंगल कितना बनेगा, 90। अब आप खुद देखो, यहाँ पर इसको मैं नाम दिया S1, इसको नाम दे देते हैं S2, और इसको नाम देते हैं S3। ठीक है, S1 ये पूरी सरफेस के लिए S1, इसके लिए S2, इसके लिए टोटल सरफेस के लिए S3, और हमने छोटे छोटे एलिमेंट माने हैं, ये वाला ds, ये भी ds और ये भी ds। तो अब आप खुद देखो, इसमें से तो फ्लक्स का लाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि eds cos 90 हो गया 0, यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब केवल जो सर्कुलर पार्ट है, कौन सा, ये वाला, इस पार्ट से क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे वो देखो। तो हमने लिखा बाय यूजिंग द गॉस एप्लीकेशन और द गॉस फॉर्मूला, E डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस में कितना एनक्लोज चार्ज है, वो सिग्मा q होता है। गॉसियन सरफेस में एनक्लोज चार्ज ही सिग्मा q होता है। तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है वो अपन अभी देखेंगे। अब इसको हम 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ सकते हैं। E डॉट ds इस वाली सरफेस के लिए S1 प्लस E डॉट ds अपर सरफेस के लिए S1 प्लस E डॉट ds इस वाली सरफेस के लिए S2 प्लस E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा q ओवर एप्सिलॉन। देखो अब मेरे को डायग्राम हटाना पड़ेगा, आप एक बार ढंग से देख लीजिए। E डॉट ds S1 इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, इस अपर पार्ट के लिए, ठीक है। E डॉट ds S2 मैं बात कर रहा हूं इस वाले पार्ट के लिए, इस कर्व पार्ट के लिए S2, और E डॉट ds S3 ये वाला पार्ट है S3, इसके लिए बात कर रहा हूं। और टोटल एनक्लोज चार्ज सिग्मा के ऊपर एप्सिलॉन नॉट वो अपन अभी निकालेंगे, ठीक है। तो S1 S2 और S1 और S3 पे तो 0 मिलेगा, इसमें अपन को और इसमें अपन को 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि EDS cos 90 S1 के लिए, S2 के लिए EDS cos 0 और इसके लिए cos 90, ठीक है। डायग्राम को एक बार देख लीजिए क्योंकि मेरे को इसको हटाना है। अब देखिए EDS cos 90 S1 प्लस EDS cos 0 S2 प्लस EDS cos 90 इक्वल्स टू सिग्मा q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। That has become 0, that हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी, that is also become 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये हमारे पास 0 हो चुका है, ये हमारे पास 0 हो चुका है, इसका मतलब केवल ये मिलेगा, ठीक है। निकाल लीजिए, तो हमें मिलेगा EDS इंटीग्रेशन S2 इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, उस गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी बताई थी, L, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज था, लैम्बडा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई मेरे को यूनिटी की वैल्यू बता देना कि एक की वैल्यू इतनी है, तो आप मेरे से हजारों की वैल्यू पूछ लो। जैसे मैंने आपको बोला कि एक एप्पल की वैल्यू 5 रुपीज है, ये बिल्कुल वही है।
एक एप्पल की वैल्यू 5 रुपीज़ है। कोई आपसे कहे कि 10 एप्पल कितने के आएंगे, तो आपने क्या 10 इंटू 5 50 रुपीज़ का, यही तो बात करी। तो पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्बडा। पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना रखा है, लैम्बडा। तो मैं पूछूं कि इस लेंथ का चार्ज कितना है, इस लेंथ के अंदर कितना चार्ज है, तो आप क्या करोगे, लैम्बडा एल। वही 5 रुपए, एक एप्पल 5 रुपए का है, मैंने आपसे पूछी 10 कितने के, तो 10 इंटू 5 50 आएगा। ऐसे पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्बडा। पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना, लैम्बडा। तो मैं कह रहा हूँ कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एनक्लोज चार्ज है, ये मेरे को तो इसमें बता दो कितना चार्ज है। तो इसमें आएगा लैम्बडा एल, क्योंकि आपकी लेंथ है एल और लैम्बडा पर यूनिट लेंथ का चार्ज आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है। तो कितना मिलेगा, लैम्बडा एल इसके अंदर एनक्लोज चार्ज। तो इसका मतलब हमें जो चार्ज मिला सिग्मा की वैल्यू मिलेगी लैम्बडा एल। तो ई हर एक पॉइंट पर कैसा है, कांस्टेंट, यही तो बात हुई थी, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट। तो ई ये ds यहां पर मिलेगा लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ds कौन सा वाला बचा है, ये वाला, क्योंकि ये वाला तो 90, इसका तो हो गया 0। ई और ds ये तो अपने काम ही नहीं आया, ई और ds ये भी काम में नहीं आया, बचा ये वाला। अगर मान लो मैं इसमें सारे ds ऐड करूं, ds सारे ds ऐड करूं, तो क्या मेरे को ये वाला पार्ट का टोटल एरिया मिल जाएगा, इस वाले पार्ट का जो सर्कुलर पार्ट है, इस वाले पार्ट का एरिया मिलेगा, इसका और इसका नहीं, क्योंकि ये तो 0 हो चुके हैं अपने पास। ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही नहीं रहा अपन को, तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मेनली फाइंड आउट हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, गेटिंग पॉइंट, क्योंकि इसका ईडीएस कॉस 90 हो गया, इसका भी 90 हो गया। तो अगर इसके सारे डीएस ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अभी क्या फॉर्मूला बताया था, 2 पाई आर एल। तो ऐसे सारे डीएस अगर ऐड कर दी तो क्या मिलने वाला है, ई और सारे डीएस ऐड होंगे तो वो जो सर्कुलर पार्ट है उसका मिलेगा 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग पॉइंट। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, ये 0, देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो अपने पास वो सर्कुलर पार्ट वाला डीएस तो काम में आया नहीं, ऊपर वाला पार्ट तो ये वाला काम में आया नहीं, यहाँ पे ये नीचे वाले पार्ट वाला है, ये नीचे वाला पार्ट काम में नहीं आया। तो जो अपने पास जो सिलेंड्रिकल पार्ट था साइड में वो काम आया उसका डीएस, और उसके सारे डीएस अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा, एरिया क्या बताया था, 2 पाई आर एच। तो एच अपने पास है एल, तो क्या मिल गया 2 पाई आर एल। और कितना एनक्लोज चार्ज है, अपने पास उसके अंदर, तो लेंथ कितनी थी अपने पास एल, तो लैम्बडा एल अपने पास टोटल एनक्लोज चार्ज हो गया। ऐसे अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन यहां से निकाल लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है हमें E इक्वल्स टू लैम्बडा एल, से नहीं भी कैंसिल कर सकते हो, मैं नहीं कहता हूं नीचे कर रहा हूं, 2 पाई, लिखने का तरीका देखो, 2 पाई इसके साथ पहले लिखा मैंने एप्सिलॉन नॉट, फिर आर और फिर एल। ठीक है, यही वैल्यू नीचे की तरफ भेज दी है। अब एल से एल कैंसिल कीजिए, E इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला बन गया अपने पास। 2 पाई आर को नीचे भेजो, चाहे आप यहां से एल से एल कैंसिल कर लो, 2 पाई को एक साथ लिख लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ये अपने पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, लेकिन बच्चों को इस फॉर्मूले को देख के कुछ अजीब सा लगता है कि इसमें के क्यों नहीं आ रहा, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आता है, एक वस्तु के क्यू अपन आर स्क्वायर आपने पढ़ा, इसलिए तो उसको अपन इस फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पे जैसे ही 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बनेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो के बन जाएगा। तो यहाँ पर कमी किसकी है, ओनली 2 की, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये के की फॉर्म में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द 2। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो 2 से, तो ये बनेगा 2 लैम्बडा, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां किया, ये 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, के। तो क्या बनता है फॉर्मूला, E इक्वल्स टू 2 के लैम्बडा अपॉन आर। अभी अपन ने किस फॉर्म में नहीं लिखा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल। तो
तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए E वेक्टर इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन r कैप। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिक्रीज होता है, लेकिन किससे कम, किसी स्फीयर पे चार्ज पड़ा है उससे कम रैपिडली डिक्रीज होगा, क्योंकि वो था आर स्क्वायर पे डिपेंड, ये है केवल आर पे डिपेंड। तो ये इतनी जल्दी डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन हाँ डिक्रीज तो होगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, अब इसे क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ दो फॉर्म में बनाने, एक E एंड 1 अपॉन आर के लिए। तो वो ग्राफ बनेगा ऐसे, यहां पर अगर मैं E लूं और 1 अपॉन आर लिख दूं, तो यहां पर लिख दो, देखो E प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, E प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। तो अगर मैं 1 अपॉन आर में ग्राफ पूछता है आपसे, तो ये प्रोपोर्शनल है। E 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन E आर के 1 अपॉन है। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ 1 अपॉन आर के लिए पूछता है आपसे, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और अगर ग्राफ आपसे पूछता है E एंड आर के लिए, तो E एंड आर के लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे, तो आपका ग्राफ यहां पर आ रहा है, तो चेंज हो गई बात, अब ग्राफ ऐसा है ना, डिक्रीमेंटल में। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन आर के तो E प्रोपोर्शन है और आर के 1 अपॉन है। ठीक है, तो E और आर के लिए ऐसे डिक्रीमेंट होता हुआ मिलेगा। तो आपको ये दोनों ही चीज दिमाग में रखनी है कि ग्राफ किस चीज में, दोनों ही ग्राफ आप बना के आएंगे तो आपको कंप्लीटली मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो मेनली गेम किसका था, सिमेट्री का, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हमने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है अपर वाले पार्ट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो 90, फिर लोअर वाले पार्ट से, अपर वाले पार्ट से इसका तो ds परपेंडिकुलर ऐसा होगा, इसका ds परपेंडिकुलर ऐसा होगा, बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। तो अगर मैं इस पे ds लूं तो सारे ds ऐड करूं तो यही पार्ट तो मिलेगा मेरे को, ये वाला पार्ट जो सर्कल ऐसा है, इस ये वाला पार्ट, ये और ये नहीं, क्योंकि तो फॉर्मूले में आई नहीं, और इसका ds ऐड करता हूं तो वैसे फॉर्मूला अपन जो पढ़ते हैं वो 2πrh पढ़ते हैं, लेकिन अपने जो हाइट मानी वो क्या मानी, l, इसलिए 2πrl। और इसी के अंदर अपने पास कितना एनक्लोज चार्ज होगी, यही तो गॉसियन सरफेस थी, और उसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज मिला वो मिला लैम्बडा n। जस्ट बस वैल्यू पुट करी और अपने क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब भी अगर कोई डाउट हो, माइन्यूट भी डाउट हो, तो प्लीज डू आस्क। क्या करना है, डीप पढ़ाई करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब 100%, उस रेड बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, आपको तुरंत क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन, और डीप पढ़ाई करते रहिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।